एनीवेज क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। सर 13th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन। नंबर 7। पेज नंबर कितना बेटा? 3.74। 3174। 3.74। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ये कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। is connected to a battery 6 volt. Six volt battery से connect किया. Assume that the heat developed in the coil is used to change to raise the temperature. जो heat develop हो रही है, heat वो किस में जा रही है? टेम्परेचर चेंज करने में। और क्या गिवन है अपने को? थर्मल हीट कैपेसिटी गिवन है। थर्मल हीट कैपेसिटी क्या होती है? ये मास इनटू स्पेसिफिक हीट को बोलते हैं। थर्मल हीट कैपेसिटी होती है मास इनटू स्पेसिफिक हीट। 11th में पढ़ा हुआ है आपने। ये वैल्यू आपको दी है 4.0 जूल पर केल्विन, ऐसा गिवन है। हाउ लॉन्ग, टाइम निकालना है। टाइम, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रेज द टेम्परेचर? टेम्परेचर चेंज कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टाइम लेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज करने में? तो बेटा पहले बेसिक कंसेप्ट देखो। जो हीट होती है I²RT या V²/RT, और अगर वो हीट टेम्परेचर चेंज करती है तो MS∆T। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो। V²/R ले लेते हैं क्योंकि V भी गिवन है, R भी गिवन है। यहाँ लिख लेता हूँ V²/R इंटू T किसके इक्वल हो गया? MS∆T। ये 11th में आपने स्पेसिफिक हीट में पढ़ा हुआ। अगर नहीं याद तो अब याद कर लो। जो भी हम हीट देते हैं, मास स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर में जाती है, और इसको बोलते हैं थर्मल हीट कैपेसिटी। अब शायद आप कर लोगे। V आपके पास है 36, R आपके पास है 100, टाइम आपको निकालना है, M इंटू S आपके पास है 4, टेम्परेचर चेंज आपके पास है 15। ये कितना हो गया? 60। और टाइम कितना आएगा? 60 इंटू 100/36। इसको अगर मैं कट करता हूँ 10/6, आंसर चेक कर लो बेटा क्या आ रहा है। 1000/6 सेकेंड। 1000/6 सेकेंड। इसमें मिनट में निकालना है, इसके मिनट बना लो, वही बनेंगे जो आपका आंसर है। इसका डाउट था? ये नाम बताना। खुशी। खुशी समझ में आ गया आपको? यस सर। किसी को डाउट हो बेटा इस क्वेश्चन में?
नहीं है। ओके नेक्स्ट, चलो जी नेक्स्ट। सर क्वेश्चन 13। क्वेश्चन Sir, नंबर 13 या 30? Sir, 13. monthly. 13. ओके 13 से पहले है तो अभी बोल दो बेटा, वापस नहीं आऊंगा मैं। 13 लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस, लाइन बोलते हैं वायर को, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? लाइन हैविंग टोटल रेजिस्टेंस 0.2 ओम, डिलीवर 10 किलोवाट एट 220 वोल्ट टू स्मॉल फैक्ट्री। ये वही वाला क्वेश्चन है जो कल प्रैक्टिस में किया था। ये कोई पावर हाउस है और ये फैक्ट्री है। लाइन मैंने कहा था डबल होती है, जितना करंट जाता है उतना वापस भी आता है। इस लाइन की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.2 ओम, और इसने जो पावर डिलीवर की वो 10 किलोवाट की, कितनी वोल्टेज पे की? 220 वोल्ट पे। कल के लेक्चर में सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ, तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। चलो इसने पूछी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। पावर आउटपुट वो होगी जो फैक्ट्री को मिलेगी, वो कितनी होगी? इनपुट माइनस पावर लॉस। तो पहले आप पावर लॉस निकालते हैं। पावर लॉस के लिए हमें करंट निकालना पड़ेगा, करंट P बाई बी। इस लाइन में करंट निकालना पड़ेगा। लाइन करंट कितना बनेगा? ये 10 किलो है ना, इसको मैंने 220 से डिवाइड कर दिया, तो 500 बाई 11 एम्पियर। अब लॉस कितना होगा लाइन में? लॉस, पावर लॉस, वो होगा लाइन करंट इंटू रेजिस्टेंस, मतलब 5000 बाई 11 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 0.2। अब ये कैलकुलेशन बड़ी है बेटा, और कुछ नहीं है। 25121 इंटू 10 की पावर 6 2/10, जो कि मेरे पास बन गया 50। 121 50 तो इन दोनों को बना दिया मैंने, और इधर 10 की पावर 6, मतलब चलो इसको ऐसे लिख लो, 10 की पावर 6 वाट। कहीं गलती होगी शायद, चेक करना काम। 500 Sir, by 11 5,000 है। कर दिया sir. हाँ 500 था ना ये, क्योंकि ये पावर इससे ज्यादा आ गई तो लगा गलती हुई। ये 500 था, इसको 4 कर दो तो यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब ये बनेगा 50 बाई 121 किलोवाट। अब आंसर आ जाएगा बेटा, कैलकुलेशन कर लेना। पावर आउटपुट कितना? पावर इनपुट माइनस पावर लॉस, 10 किलो में कर लो, 50 बाई 121, और पावर इनपुट कितना? 10 किलो, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप कैलकुलेशन कर लेना। आइडिया मैंने आपको बता दिया। किसका डाउट था नाम बताओ? Sir, continue. समझ आ गया आपको? Yes. ओके नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो बेटा। सर 18। क्वेश्चन नंबर 18। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, लाउडली बोलो। Sir, 18. 18 ओके। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा। 18 is a servo voltage stabilizer restrict the voltage। एक तो जो कुछ बच्चे कंपटीशन वाले हैं सुन लो वो ध्यान से। 11th का टॉपिक वेव शुरू हो रहा है इवनिंग में 8:30 पे, तो आप लोग करेक्ट कर लेना। ओके 18 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर restricts the voltage output। वोल्टेज आउटपुट उसको इसने स्ट्रिक्ट कर दिया, वो आपको दिया हुआ है इसमें कुछ इस तरह से।
220 वोल्ट प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 1%। 1% कितना होता है वैसे 220 का, यही बता दो मुझे। 220 का 1% कितना होगा? 1/100। 220 का 1% होगा 2.2। 2.2। इसका ये मतलब होता है प्लस माइनस में कि मैक्सिमम वोल्टेज अगर आपके पास आएगी तो कितनी आएगी ये, और मिनिमम वोल्टेज अगर आपके पास आएगी तो कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो जब प्लस माइनस में दिया होता है तो आपके पास एक रेंज बन जाती है, रेंज मिनिमम की भी और मैक्सिमम की भी। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, इसमें एक बल्ब भी दिया हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इस बल्ब के साथ क्या लिखा हुआ है? 220 वोल्ट और 100 वोल्ट। इसके साथ मैंने ये वाला सेल लगा दिया। कौन से वाला सेल? जिसके पास 220 प्लस माइनस 2.2 है, ये सेल लगा दिया। अब आपसे ये पूछा गया कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पावर कंज्यूम। तो जब वोल्टेज मिनिमम होगी तो मिनिमम पावर कंज्यूम होगी, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी। पहले आप इसका रेजिस्टेंस निकालो यहां से। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? V²/T। ये आप जानते हो, मैंने कल प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको कि जब वैल्यू रेटेड वैल्यू होती है उससे आप रेजिस्टेंस निकालते हो बेटा। 220 का स्क्वायर T कितना? 100। 484 ओम बन रहा है, 484 ओम। अब इस क्वेश्चन को आप दो क्वेश्चन में डिवाइड कर लो। एक जब मिनिमम वोल्टेज दे रहे हो, मिनिमम वोल्टेज कितनी? 220 माइनस 2.2। और एक जब आप मैक्सिमम वोल्टेज दे रहे हो, और मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आएगी? 220 प्लस 2.2। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 484। तो मिनिमम पावर निकाल लो पहले, V²/R करके, मिनिमम वोल्टेज बाय R। फिर आप पावर मैक्सिमम निकाल लेना, V² मैक्सिमम बाय R करके, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या ये कैलकुलेशन? बोलो किसका डाउट था, ये समझ में आया? रिपीट करूं? सर ये लास्ट वाला स्टेप्स रिपीट कर दो। लास्ट में तो बेटा ये पहले तो रेजिस्टेंस तक निकाल लिया सबने। आप बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लो, वो आपके पास आएगी 484। उसको निकालने के लिए बल्ब की जो रेटेड वोल्टेज है और बल्ब की जो रेटेड पावर है उससे आप रेजिस्टेंस निकाल लें। अब आपको चाहिए मिनिमम पावर कंज्यूम। मैंने आपको बताया कि बैटरी के पास 220 प्लस माइनस 2.2 है। अगर पावर कंजप्शन निकालनी है, कंज्यूम, वो भी मिनिमम, तो आप क्या करोगे? मिनिमम वोल्टेज लोगे, उसको R से डिवाइड कर दो। अब इसके पास मिनिमम वोल्टेज कितनी है? 220 माइनस 2.2। और मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है? 220 प्लस 2.2। ये काम करना है। जब आपको पावर मैक्सिमम निकालनी है कंज्यूम, तो आप वोल्टेज भी मैक्सिमम ले लेना, R वो ले लेना। कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेना, लंबी कैलकुलेशन हो जाएगा ये। बोलो यस या नो। यस सर। नेक्स्ट डाउट। एक बच्चे के क्वेश्चन आंसर आए मेरे पास। सबके इवनिंग तक 8 o'clock से पहले पहले ही जितने भी क्वेश्चन है इसके 34 तक सारे के सारे आपके मेरे पास आने चाहिए। थोड़ा सा फिर लाइट हो जाते हैं, लाइट पे ले लेते हैं।
मेरे पास शायद व्हाट्सएप पे अभी तक एक बच्चे का आया है, पीयूष गर्ग का। हो सकता है और नहीं भेजा हो, मैंने चेक नहीं किया अभी, बट ये शाम तक सबके आने चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट डाउट बेटा 18 के बाद। बोलिए, लास्ट डे इस चैप्टर के डाउट का। कल हम लोग मैग्नेटिज्म पे आ जाएंगे। मेरे ख्याल से किसी ने डाउट किए ही नहीं है, या डाउट है ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट हो सकता है। 31st क्वेश्चन। तो कितने दिए थे आपको? 1 2 शायद कम दिए थे ना? सर 25 तक दिए थे। 25 तक दिए। ओके ओके, 25 तो कोई डाउट है किसी का? नहीं होगा, फिर आगे डाउट आएंगे। आज आप 26 ऑनवर्ड कर लेना। एक दो डाउट होंगे मैं कल ले लूंगा आपसे। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा ओरली, आप उसका आंसर देना मेरे। ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का लेवल 1 है ना, आप ये मान के चलो मोस्ट प्रोबेबली यही लेवल आपका है फर्स्ट टर्म के क्वेश्चंस के। लेवल 1, लेवल 2 थोड़ा सा इससे बड़ा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं, फिर आप बताना इसके आंसर्स क्या होंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, आपको कंसेप्चुअल मिक्स आएंगे थ्योरी के अंदर। कंपटीशन का टेस्ट नहीं हो रहा है। एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आप कौन सा मटेरियल प्रेफर करोगे? कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम या नाइक्रोम? बताओ अपना अपना आंसर। इस पे मत चलाओ बेटा पेन, अपना आंसर बोल सकते हो या मैच करो। आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर वायर एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर बनाई थी हमने, मैग्नियन एंड कॉन्स्टेंटन, अगर याद है तो। नाइक्रोम तो हम यूज करते हैं वहां पे जहां हमें हीटिंग इफेक्ट ज्यादा चाहिए। कॉपर और सिल्वर दोनों मेटल है, इनकी रेजिस्टेंस तो वैसे ही बहुत लो होती है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम या कॉन्स्टेंटन अलॉय बनाना पड़ता है, ध्यान रखना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो शायद ही किसी का ठीक होगा एक या दो का। बट नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग ध्यान से देखना। बताओ इसका आंसर। वन माइक्रो नाइक्रोम। Nichrome. Nichrome. बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि अभी मैंने बताया हीटिंग के लिए हम नाइक्रोम यूज करते हैं, मैग्नीशियम नहीं करते। मैग्नीशियम हम करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, जिसकी वैल्यू होगी अच्छी। बिल्कुल सही आंसर बेटा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर दो। सॉल्व करके देखो बेटा। सॉल्व करो, वीडियो ऑन करवा लूंगा सबके, नहीं तो।
आया क्या आंसर? सर बोलो क्या आंसर है ABCD में से? ए ऑप्शन। सर A बी। option. किसी का A आ रहा है, किसी का B आ रहा है। देखिए रेजिस्टेंस नेट तो बनता है 25, तो ये आंसर रॉन्ग हो गया। करंट दोनों में सेम जाएगा। करंट जाएगा कितना वो देख लेते हैं अपन। 1.5 बाई 25, ये बना 250, नीचे आ गया 5, 5 से कट करेंगे तो 3/50। इसने मिली एम्पियर में बनाया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिली एम्पियर में आ जाएगा। और ये बिल्कुल सही आंसर 60 मिलियन। इसका ठीक था ये। सर खुशी। अभी सी भी करेक्टर है। सी में क्या है, मल्टीपल आंसर भी आ सकते हैं आपको। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 50 ओम। अब करंट आपने निकाल लिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चेक कर लो। आई आर करंट था 60 मिली एम्पियर और आर कितना है 15। .9 वोल्ट, ये भी मैच कर रहा है। ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा। यस, आंसर इज ए एंड सी। वैसे आपको बेटा क्वेश्चन आने वाले हैं आप पेपर में। बताओ क्या आंसर आएगा? देखिए ये वोल्टेज एंड करंट दिया हुआ है। सर फर्स्ट ऑप्शन। वोल्टेज 2, करंट 4.5, वोल्टेज 3, करंट 6.75, वोल्टेज 4। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब R = V/I। फर्स्ट के अंदर देखो V कितना है 2, I कितना है 4.5, ये बनेगा 20/45। 5 से काट दो 4/9। दूसरी वैल्यू में भी सेम आना चाहिए, रेजिस्टेंस बनना चाहिए 6.75। काट के देखो 25 पे काट दो 12, ये जाएगा तो 25 पे 2 और 7, फिर काट दो 3 पे 4, 9। इसका मतलब ये कनेक्टर ओमिक है।
और इसमें ऐसा नहीं हो रहा तो ये कंडक्टर, नो नो नहीं। आपने आंसर दिया है ए, इट इज ए करेक्ट आंसर। किसका आंसर था बेटा ए? सर देवांश। अभी डाल लो हम एमसीक्यूज की। पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया आपका। आपका फर्स्ट टर्म का जो मार्क्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पे लगने हैं। करो इस क्वेश्चन को करो। इनमें से ऑप्शन देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये एक रेजिस्टेंस है, अगर V को डबल करते हैं R को चेंज नहीं करते हैं तो हीट पे क्या फर्क पड़ेगा? हीट होती है V स्क्वायर बाय R। V को डबल किया, R को चेंज नहीं किया, तो इस केस में हीट 4 टाइम होगी ना। सेकेंड है I इज डबल R। अब I के केस में आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? I स्क्वायर R, T तो दोनों के साथ ही है, T से फर्क नहीं पड़ेगा। I इज डबल, R इज अनचेंज, तो यहाँ पर भी हीट आपकी डबल होगी। डबल क्यों होगी? 4 टाइम होगी। पहले में क्या? V इज डबल, R इज अनचेंज। दूसरे में क्या? I इज डबल विद R अनचेंज। तीसरे में कह रहा है R इज डबल विद V अनचेंज। R इज डबल, V अनचेंज, तो हीट बनेगी 1/2 ऑफ ओरिजिनल हीट। चौथे में कह रहा है R इज डबल विद करंट अनचेंज, वहां पर हीट बनेगी ट्वाइस ऑफ दिस। अब यहाँ ना दो में ऑप्शन सेम आ रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। इसने पूछा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दोनों तो बराबर ही हो गए। उसके बाद आएगा डी, तीसरे नंबर पे डी आएगा, और चौथे नंबर पे आएगा सी। अगर मैं एप्रोप्रिएट आंसर देखता हूँ तो डी सी से मुझे आइडिया लग रहा है ये तो उल्टा है, ये गलत है, तो मेरे को ये आंसर लग रहा है। ए और बी सेम है, यही आंसर है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस करना चाहिए था इसको, बट चलो यहाँ से तो हमने कंक्लूड नहीं कर पाए, इन दोनों को सेम रख दिया। ए भी आगे पीछे भी हो सकते हैं आप, बट ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा किसकी सबसे कम है, उससे जस्ट ज्यादा डी है, फिर ये दोनों सेम है, तो आपका आंसर क्या आएगा? सेकेंड।
समझ में आ गया कैसे किया मैंने इसको? सर ये ए बी Yes, डी sir. सी का मतलब कैसे, क्या क्या बेटा? पता करना है? सर ए बी डी सी के लाइन वाइज क्या मतलब है इसका? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बेटा, कि किस में सबसे ज्यादा हीट लॉस हो रही है, फिर उसके बाद कम किस में हो रही है, उससे कम किस में हो रही है। 4 ऑप्शन है ना ये ओके सर। ये ABCD थे। इन सब में आपने हीट निकाल ली। जैसे ए में और बी में तो 4 टाइम आ रही है, सी में हाफ होगी, डी में ट्वाइस है। तो ए और बी को तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन बी उसके बाद आएगा, सी उसके बाद आएगा। तो आपको सर डी डिसेंडिंग में ट्वाइस कैसे है? किसमें बेटा? सर डी में आर को डबल किया, करंट को चेंज नहीं किया, तो हीट क्या होती है? I2 RT। करंट को चेंज नहीं किया, आर को डबल किया, तो नई ठीक है, हीट क्या डबल बन जाएगी? डबल बन जाएगी। डबल ऑफ क्या इतना समझ में आ गया? यस सर। ओके। लिस्ट की मैचिंग करनी है, ऑप्शन देता हूं मैं। बनाओ। थर्मिस्टर है, एक कार्बन है, एक नाइक्रोम है, एक कॉन्स्टेंटन या मैग्नीशियम है। इनको आप नोट कर लो। किसमें अल्फा की वैल्यू हाई है? अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। किसमें अल्फा की वैल्यू हाई है? किसमें ऑलमोस्ट 0 है? किसमें अल्फा या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, और किसमें वो नेगेटिव ही होगा? सोच के देखिए। थर्मिस्टर वो होते हैं जिनका टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, उनको थर्मिस्टर बोलते हैं। सर सेकंड ऑप्शन। नाइक्रोम आपको पता ही है, तो ज्यादा हीट देगा। और ये कॉन्स्टेंट आप पोटेंशियोमीटर में यूज करते हैं। थर्मिस्टर जो होते हैं ना, एक एक पॉइंट को क्लियर करो। थर्मिस्टर 2 तरह के होते हैं, एक वो जिनका अल्फा पॉजिटिव होता है, एक वो जिनका अल्फा नेगेटिव होता है। थर्मिस्टर का मतलब होता है जिनका टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज हो। अगर रेजिस्टेंस बढ़े तो अल्फा पॉजिटिव, अगर रेजिस्टेंस कम हो तो अल्फा नेगेटिव। तो इसका तो ये बनना था थर्मिस्टर का, तो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फर्स्ट से ही मेरा क्लियर हो रहा था कि ये मेरा आंसर है। लेकिन सारे चेक करते हैं। कार्बन, कार्बन का आपको नहीं पता होगा तो अब याद कर लेना। कार्बन के केस में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है, कार्बन के केस में। ये आप याद कर लेना अब यहाँ से। नाइक्रोम नो डाउट हाई होगा तभी हीटिंग इफेक्ट ज्यादा आएगा। अल्फा की वैल्यू हाई होनी चाहिए नाइक्रोम में। और कॉन्स्टेंटन और मैग्नीशियम तो हम यूज ही इसलिए करते थे कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ना बढ़े। तो उसका आंसर आएगा डी फॉर। तो बेटा इसको नोट कर लो, ये आपके कंसेप्चुअल नोट्स बनेंगे। ए का जी, इसके नोट्स बना लेना आपने। कार्बन का नेगेटिव, ये आपको
नीट और आईआईटी मेंस में ही मिल सकते हैं क्वेश्चन। नाइक्रम जिसमें वैल्यू ज्यादा, कॉन्स्टेंटन और मैग्नियन अल्फा ऑलमोस्ट जीरो या वेरी लो, नेग्लिजिबल हो गया। क्या नोट कर लिया सबने ये? यस सीख ले लिया करो, बाद में नोट्स बनाया करो बेटा। अब आपके एमसीक्यू साथ साथ चलेंगे तो थोड़ा सा वे ऑफ टीचिंग भी चेंज होगा और आपको उसके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अब प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। टर्म 1 के सब सारे टेस्ट जितने भी मैं लूंगा वो ऑब्जेक्टिव ही होंगे। अब आपको सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं आएंगे, तो इससे आपको ये फायदा होने वाला है कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे जैसे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, अब वो फर्स्ट टर्म में आ ही नहीं सकती है, लेकिन उसके अंदर से एमसीक्यू बन के आ सकता है। पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन नहीं आएगी, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर किस मटेरियल से बनी है आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर वायर का जो जिस मटेरियल से बनी है उसका अल्फा क्या होगा। अब ऐसी ऐसी बातों को नोट करना पड़ेगा आपको। थ्योरी तो आपने सारी पढ़नी है, लेकिन थोरोली उसके अंदर से आपको एमसीक्यूज बना के देंगे वो। अब ये इस चीज से आपको बेनिफिट हो गया कि बड़े आर्टिकल लिखने नहीं पड़ेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की या कैपेसिटर के अंदर के डाइलेक्ट्रिक डालने से वो एक्सप्रेशन नहीं करने पड़ेंगे, बट उसके अंदर की जो बेसिक चीजें पढ़ना उसको थोरोली पड़ेगा। एमसीक्यू कैसे भी बना सकता हूँ, इसलिए इन शीट्स की अब प्रैक्टिस करनी ज्यादा जरूरी हो गई है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप कंसंट्रेट करके इनके नोट्स बनाते जाए बेटा। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। हंड्रेड परसेंट कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। आपकी दोनों तैयारी शुरू हो गई साइमल्टेनियस, बोर्ड की भी और कॉम्पिटिशन की। करो इसका आंसर बताओ। 2 बता लिया क्या आंसर? बी ये आएगा बेटा। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो, जिनकी जीरो रेजिस्टेंस हो या रेजिस्टिविटी जीरो, इनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करें, जिसमें अल्फा पॉजिटिव ही होगा। सेमी कंडक्टर वो होते हैं जिसमें अल्फा नेगेटिव होता है। ये आप याद करना। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी कम होती है, और कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। ये पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव होता है और इसका नेगेटिव होता है। और सेमीकंडक्टर जिस मटेरियल से बनते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टेट्रा वैलेंसी होती है इनके। तो कार्बन के पास भी तो टेट्रा वैलेंसी होती है शायद। तो पिछले क्वेश्चन में कार्बन था ना नेगेटिव, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल वाली कॉलम में आता है। तो आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल, उसमें शायद ये 14 ग्रुप के मेंबर है, में भी चेक कर लेना, आपको ज्यादा पता होगा। कार्बन भी आता है उसमें, सिलिकॉन भी आता है, जर्मेनियम भी आता है।
ये सारे एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए एक कॉलम में आए। इनकी क्या प्रॉपर्टी है? इनका अल्फा नेगेटिव है। उसके बाद डी का क्या है? नॉन ओमिक रिएक्टर। उसका आंसर यहाँ पर क्या है? नॉन ओमिक तो दो तरह के होंगे, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। जो थर्मिस्टर्स होते हैं वो नॉन ओमिक के होते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे ना करें। किसका सही था बेटा ये? Yes, sir. वेरी गुड। Sir, C. Third option, sir. C. ये बताइए, नेक्स्ट तो पहले आंसर दे दो। चलो फिर भी अपने आप चेक करो ये आंसर करेक्ट है या नहीं। करेक्ट तो है ही, पर उसको मैच कर दो। रेजिस्टेंस ये डायमेंशन होते हैं। रेजिस्टेंस होता है V बाय I। ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क के होते हैं M1 L2 T माइनस 2। चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट का स्क्वायर और टाइम आ गया। M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। M1 L2 T माइनस 3 A भी लिख सकते हो, I भी लिख सकते हो। ऐसे ही EMF होती है वोल्टेज, और वोल्टेज होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क के क्या होंगे? M1 L2 T माइनस 2। चार्ज के होंगे AT। इसका आंसर बनेगा T माइनस 3 A माइनस 1। इस तरह से बेटा आप ये सारे बना सकते। करंट का तो फिर आई होगा, और कनेक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। तो ये सारा काम आपने 11th में किया हुआ, डायमेंशन वाला, तो इसको कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है बेटा। Third option. थर्ड ऑप्शन। C. C. ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये सही है। चलो 2 मिनट पड़े, एक क्वेश्चन और दे दो। आंसर दे दिया मैं बाई मिस्टेक। ये मैंने करवाया हुआ है आपको। अगर रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस और अनदर वायर ऑफ ट्वाइस द लेंथ ट्वाइस द डायमीटर, तो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी लेंथ अपॉन एरिया। तो नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा? ट्वाइस द लेंथ ट्वाइस द डायमीटर है, ध्यान रखना। एरिया को आप लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो डायमीटर को ट्वाइस करने से रेजिस्टेंस 1/4 हो जाए। 4 तो डायमीटर से, 2 इससे, तो ये बनना चाहिए R/2। क्या बनना चाहिए? R/2। तो बेटा आपका जो होमवर्क है कल का, सुन लो सब बच्चे। एक तो जो क्वेश्चन बचे हैं वो कर लेना। एक मैं आपको ना MCQs की कोई शीट भेजूंगा ग्रुप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आपने ट्राई करके आना है सभी ने। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल। ये कोई कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन नहीं होंगे, ये कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे, जो आपके क्वेश्चन आने हैं आप बोर्ड के अंदर।
बोर्ड में आपके NCERT से बाहर कुछ नहीं होने वाला, और नीट में भी इसके बाहर कुछ नहीं होने वाला। तो नीट वालों को तो बेनिफिट है कि उनकी नीट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी साथ साथ, बट IIT में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो जो आप कर रहे हैं कंपटीशन, उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये आज आपने काम करना है, और शीट में आपको सेंड कर दूंगा, यहीं से क्वेश्चन पिक करके भेज दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर वो कंपटीशन क्लास 8:30 पे है ना? 8:30 पे वेव्स की है बेटा। सर वो 9 o'clock ना सर इंग्लिश की क्लास है सर, थोड़ा सा पहले रख लो। बेटा कुछ बच्चे ना 8, 8:30 फ्री होते हैं, पता नहीं कब, केमिस्ट्री से। सर 9 o'clock इंग्लिश की क्लास थी। एक बार ना अटेंड कर ले, 9 o'clock छोड़ देना, फिर रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके सर। सर आज की भी रिकॉर्डिंग जल्दी भेज देना। ठीक है बेटा। सर कंपटीशन क्लास आज है? 8:30 पे है बेटा। ओके सर। सर रोज है या? 11 का चैप्टर है वेव्स। ओके सर।